हमने क्या न्यूटन के समीकरण जितने भी नियम हैं तीनों वो पढ़ लिए थे। गैलीलियो का नियम भी पढ़ लिया था। तो चलो पूछूंगा मैं अभी थोड़ी देर में आपसे कल का पूरा पूछूंगा, अभी रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर अभी आज जो पढ़ने हैं पहले उसको देखते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? उत्प्लावन। क्या पढ़ना है? उत्प्लावन। क्या होता है उत्प्लावन? उत्प्लावन ये क्या होता है? दो चीज़ होती हैं, उत्प्लावन और होता है उत्प्लावन बल, ठीक है। अब उत्प्लावन क्या कहता है? उत्प्लावन या फिर इसको प्लवन का नियम कहते हैं। देखो बहुत ध्यान से एक मेरी बात सुनना। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे कोई ये द्रव है, इसमें क्या है? कोई द्रव। तो होगा क्या कि अगर इसके अंदर कोई वस्तु है, इसके अंदर कोई वस्तु डाल दी जाती है, ठीक है, तो होगा क्या? जो द्रव है ना, द्रव, इस पर क्या करेगा? द्रव इस पर एक बल लगाएगा, हर एक जगह चारों तरफ से एक बल लगाएगा, ठीक है। किस तरीके का बल होगा भाई? इधर से भी बल लग रहा होगा, ये भी बल लग रहा होगा, ये चारों तरफ से इस पर एक बल कार्य कर रहा होगा। सही बात है। मतलब द्रव, और एक्चुअली जो द्रव है, प्लवन का नियम ही ये कहता है कि कोई अगर द्रव है तो वो जो जिस बर्तन में, उसकी बर्तन के दीवारों पर भी बल लगा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कोई वस्तु है तो उस पर भी चारों तरफ से बल लगा रहा है। बात समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। कैसे पता चलेगा बल लगा रहा है? अभी इस बर्तन में इसको चौड़ा कर दो, तुरंत बर्तन को फैला देगा। समझ रहे हो ना? अगर बर्तन ये कागज का है मान लो, तो कागज को फैला नहीं देगा पानी, तो कागज हल्का सा है तो फैला पा रहा है। अब ये बर्तन भाई हैवी है थोड़ा, तो नहीं फैला पा रहा है। कुल मिला के प्लवन का नियम ये कहता है कि चारों तरफ बल लगाता है द्रव, बर्तन की चारों तरफ, दीवालों पे चारों तरफ बल लगाता है, और कोई अगर उसके अंदर वस्तु है तो उस पर भी चारों तरफ से बल लगाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आसान सी चीज़ है बहुत। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो बल लगता है ना, इस पर किसी वस्तु पे जो बल लगता है द्रव के द्वारा, वो गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है, गहराई के अनुकरणपाती होता है। मतलब क्या है? जितना गहराई बढ़ती जाएगी बल उतना बढ़ता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ या ना? ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनना, फिर देख बढ़िया आ रहा है, सही दिख रहा है, तो बहुत ध्यान से एक बात सुनना। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये गहराई और ये गहराई बराबर है क्या? मतलब कि जैसे जो ये बल है, ये मान लो ये बल लग रहा है, ये 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 ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा? हाँ, बल लगा रहा है, ये द्रव है, इस द्रव के अंदर रखी है वस्तु, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी, ये भी लग रहा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? हाँ, दोनों नहीं है सेम, नीचे वाला ज़्यादा है। जितना अभी क्या बताया मैंने प्लवन का नियम, जितना गहराई के साथ बल बढ़ता चला जाता है। अगर द्रव के आप नीचे चले जाते जाओगे तो आप द्रव आप पे ज़्यादा का ज़्यादा बल लगाता जाएगा। जैसे जितनी गहराई में जाओगे ना, उतना आपको बल का महसूस होगा अगर पानी के अंदर आप जाते हो तो। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो ये बल ज़्यादा होगा, ये कम होगा, इतनी बात मान रहे हो? लेकिन होगा क्या, जितना बल ये होगा ना उतना ही ये भी होगा, दोनों गहराई सेम है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर ये 10 न्यूटन का है तो ये मान लो 8 न्यूटन का है, तो ये भी 10 का होगा, ये 8 का ही होगा, गहराई सेम है। ये इसको कैंसिल कर, ये 10 का, ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको काट देंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई बल काम नहीं करेगा। मतलब वस्तु ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ या ना? ध्यान से कंसेप्ट समझ रहे हैं? जो मैं समझा रहा हूँ इतना समझ में आ गया तो उत्प्लावन का जो नियम है पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे, ये वाला बल ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है? नीचे वाला ज़्यादा होगा। जो बायोंट फोर्स है, उत्प्लावन बल है, वो नीचे वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है। ऊपर वाला कम, भाई ऊपर गहराई कम है यहाँ पानी की, यहाँ गहराई पानी की ज़्यादा है। समझ पा रहे हो ध्यान से? यहाँ गहराई ज़्यादा है तो ये वाला बल ज़्यादा होगा, ये कम होगा। हो सकता है ये 12 न्यूटन का हो और ये केवल हो 4 न्यूटन का, 5 का कर लो, 6 का कर लो। ये नीचे से 12 का लग रहा है, ऊपर से 6 का लग रहा है, मतलब ऊपर की तरफ 6 न्यूटन का बल काम कर रहा है टोटल।
ये 6 ऊपर से 12 नीचे से, तो 6 को तो काट देगा ऊपर वाला, 12 6 तो अभी भी काम कर रहा है। सारे बल एक दूसरे को काट दे रहे हैं, केवल इस पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य कर रहा है। बात मानोगे ये मेरी? हाँ या ना? ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे ये क्या समझा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझोगे। आपको ये तो पता ही है कि जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो बहुत सारी वस्तु तैरती रहती हैं। तैरती क्यों तैर रही हैं वो? क्योंकि नीचे से बल लग रहा है भाई, तभी तो तैर पा रही हैं। बता रहा हूँ हाँ अभी भाई वही सब समझ में आएगा, कब ऊपर आएगी कब नीचे आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत नहीं है इस बात में? ठीक है, ये वस्तु जब ऊपर की तरफ बल कार्य कर रहा है तभी वस्तुएं तैर पा रही है। अब कुछ वस्तु ये कह रहे हैं डूब भी जाती हैं, कुछ वस्तु तो क्या लोहे की वस्तु डूब जाती हैं? क्या कह रहे थे अभी तुम? हाँ, नाव तो नाव भी लोहे की होती है, वो तो तैरती है। भारी चीज नाव क्या हल्की होती है? उठा लोगे नाव तुम? बैलेंस? कैसा बैलेंस? अभी समझेंगे कि नाव क्यों तैरती है, वो सारी चीज़ भी समझ आएगी। इतनी बात क्लियर हुई पहले आपको? उत्प्लावन बल क्या हर एक जगह काम करता है द्रव में, जो भी वस्तु होगी उसमें उत्प्लावन बल कार्य करेगा चारों तरफ से। ठीक है, नीचे से ज़्यादा होता है तो इसलिए मतलब जो रिजल्टेंट होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो ये बायोंड फोर्स होता है उत्प्लावन बल। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं उत्प्लावन बल किस ओर कार्य करता है वस्तु पर? ऊपर की ओर। कर तो चारों तरफ से रहा है लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लेकिन जो नीचे से ऊपर वाला है वो कैंसिल नहीं हो पा रहा क्योंकि ऊपर से कम है नीचे से ज़्यादा है, तो उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब वस्तु कब तैरेगी कब डूबेगी मैं बताता हूँ। ऊपर की तरफ कितना बल कार्य कर रहा है? 12। नीचे की तरफ कितना कर रहा है? 6। ऊपर की तरफ 6 का बल है इस वस्तु पे। अगर इस वस्तु का भार, अब देखो मैं इसको इसी पूरे को शॉर्ट में ऐसे बना दे रहा हूं, सारे बल हटा के केवल एक बल रख ले रहा हूं जो काम का है, ये वाला। कितने न्यूटन का है? 6। एक्चुअली ये 12 है, ये 6, लेकिन 6 तो कट गया ना 12 में से, तो 6 बचा केवल। 6 न्यूटन का बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। मानोगे नहीं मानोगे इस बात को? अभी समझाया मैंने ये। अगर इस वस्तु का भार 6 न्यूटन से ज़्यादा है, भार भी तो गुरुत्वाकर्षण भी तो काम करता है, अभी पढ़ोगे अगले चैप्टर में। हर एक वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो अगर इसका गुरुत्वाकर्षण बल 6 से ज़्यादा है, मान लो 8 न्यूटन का है, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, तब तो ये डूब जाएगी। अगर गुरुत्वाकर्षण बल इस पर 4 न्यूटन का है तब ये तैरेगी। समझ रहे हो? अगर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल 6 न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण भी 6 न्यूटन का है, तो पता है कैसे तैरेगी? आधी नीचे आधी ऊपर नहीं, उस टाइम तो यूं तैरेगी, यूं बिल्कुल डूबी हुई। टेनिस की बॉल देखिए, टेनिस की थोड़ी सी निकली रहती है बस ऊपर। क्यों? क्योंकि उस पर क्या कर रहा है कि उस पर जो उसका भार है और नीचे से उत्प्लावन बल लगभग बराबर है। समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल डूबी डूबी तैरेगी। तो ये 6 ऊपर से इसका कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, और नीचे से 6 उत्प्लावन बल, दोनों एक दूसरे को बराबर। अगर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हो गया तो डूब जाएगी, और अगर कम हुआ गुरुत्वाकर्षण तो तैरती रहेगी। समझ गए कंसेप्ट को? समझ आ गई बात? इतनी कोई दिक्कत नहीं है इसमें? देख लो ध्यान से समझ लेना, कंसेप्ट यही है। अगर ये समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो यही दिक्कत है। हाँ, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है उत्प्लावन कम है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है कि नहीं? क्लियर है बात? बिल्कुल 100%। आगे बढ़ूँ? ठीक है। अब मैंने अगर आपको जब बता ही दिया कि वस्तु कब डूबेगी कब तैरेगी, तो यहाँ से आपको जो किताब जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो किस तरीके से आएगा वो भी समझ लेते हैं। तो होता क्या है, अच्छा पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। उत्प्लावन क्लियर है? बिल्कुल। उत्प्लावन बल क्लियर है? उत्प्लावन जो ऊपर की ओर कार्य करता है वो उत्प्लावन बल है, रिजल्टेंट ऊपर की ओर ही काम कर रहा है। मुझे लगता तो चारों तरफ से ही है। उत्प्लावन बल आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आपको समझना, आर्किमिडीज लिखा कैसे आएगा भाई? आर के में सही लिखा है क्या मैंने? आर्किमिडीज का सिद्धांत तो समझते हैं ये और तगड़े साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बताया पता है?
अभी तो मैंने ये रैंडम कह दिया कि 6 न्यूटन लग रहा है ऊपर की तरफ, उन्होंने ये बता दिया कि ऊपर की तरफ बल लगेगा कितना, जो उत्प्लावन बल लगता है ना ऊपर की तरफ वो कितना लगता है, उन्होंने ये बता दी बात। ठीक है, तो कैसे बताई इन्होंने, बहुत ध्यान से समझेंगे। इन्होंने ये बताया कि मान लो ये है बर्तन, ठीक है, और ये है द्रव, ठीक है। अब जब इसमें कोई वस्तु डुबो दी गई, ये डुबो दी, आधी डूबी है फिलहाल, तो इसने जब ये वस्तु डुबोई गई तो इसने क्या किया, इसने इतना पानी जो, अब यहाँ पे ये वाला पानी थोड़े ना होगा, ये पानी तो हट गया इसके द्वारा, बोलो हाँ है ना, पहले था पानी यहाँ तक, जब ये वस्तु डूब गई यहाँ से पानी हट गया, अब तो बॉल है ये, बोलो हाँ है ना। तो कितना पानी हटा दिया इसने, इतना ही पानी तो हटा दिया। यहाँ पर जो पानी, अगर ये बॉल ना होती तो यहाँ पर पानी होता, बॉल ना होती तो यहाँ पानी होता, इतना पानी इसने हटा दिया। तो आर्किमिडीज ने क्या बताया, आर्किमिडीज ने बताया उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल क्या होता है, ये होता है हटाए गए द्रव के भार के, बस बराबर तो मैंने लगा ही दिया, का भार कर लो। तो उत्प्लावन बल, किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल कितना होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। जो हटाया गया द्रव है ना उसका भार कर लो, मतलब कितना पानी हट गया, इतना पानी हट गया। अगर मैं ये पता चल जाए कितना पानी हटा है, उतना पानी अगर मैं अलग से ले लूँ, जितना पानी यहाँ से हटा है, इतना पानी हटा है लगभग, इस पानी को अलग से ले लूँ मैं, उसका भार तोल लूँ कितना भार है, ठीक है ना, उतना उसका भार तोल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पर उत्प्लावन बल कितना कार्य करेगा ऊपर की तरफ। जितना इसका आयतन डूबा हुआ है, जितना इसका बॉल का आयतन पानी में डूबा है उतना ही आयतन हटाया है इसने, हाँ अर्धगोला हो गया भाई। कितना कितना पानी हटाया इसने, अगर ये बॉल गोल है, गोली होती है तो अर्धगोला आधा डूबा हुआ है, आधा डूबे चाहे जितना भी डूबे निकाला जा सकता है। तो जितना इसने द्रव हटाया है उतने द्रव के भार के बराबर इस पर ऊपर की ओर बल कार्य करेगा। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग और दिल में बैठा लेना। उत्प्लावन, ये किसने बताई, आर्किमिडीज ने। क्या बताया, उत्प्लावन बल जो होता है ऊपर की तरफ जो कार्य करता है कितना होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे आप। अब देखो होता क्या है, अगर अब कोई वस्तु डूबेगी या तैरेगी, ये किस चीज पर निर्भर कर रहा है, दो चीजों से कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनोगे आप। वस्तु तैरेगी, वस्तु क्या करेगी, पहला पॉइंट, कब तैरेगी, दो कंडीशन है। जब उत्प्लावन बल अधिक है, बड़ा है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। सही बात है, ठीक है। दूसरी चीज भी कही जा सकती है। दूसरा मैं कह सकता हूं, या फिर द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व, घनत्व अलग चीज है। अच्छा, घनत्व बताऊंगा भी क्या होता है। द्रव का घनत्व अधिक है किससे, वस्तु के घनत्व से। वस्तु का घनत्व, घनत्व का मतलब है गाढ़ापन। घनत्व का क्या मतलब है, गाढ़ापन, समझ सकते हो आप। अभी फॉर्मूला ही बताऊंगा घनत्व का। तो अगर आप खुद सोचो, अगर द्रव गाढ़ा है तो ज़्यादा चांसेस है कि वस्तु तैरेगी। अगर द्रव हल्का है, कहाँ डूबती है, कीचड़ में तुम अब केवल रख दो बॉल तो वो ऊपर रखी रहेगी। अगर तुम फेंकोगे, तुम बल लगा रहे हो तो वो धंस गई ना, फिर वो ठीक, ऊपर रखोगे तो ऊपर ही रखी रहेगी। पानी में तो तुम ऊपर रख दो
तो अभी वो नीचे चली जाएगी अपने आप। तो ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ। वस्तु का घनत्व मतलब गाढ़ापन समझो। अगर गाढ़ी है द्रव तो चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ धकेलेगा वस्तु को, और हल्का है अगर द्रव तो वो डूब जाएगा उसमें। समझ रहे हो ना गाढ़ापन का मतलब। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है भाई? घनत्व बराबर कैसे निकाला जाएगा? गाढ़ापन कितना है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या फॉर्मूला है? जिसका भी घनत्व निकालना हो, जिसका भी घनत्व निकालना हो उसका द्रव्यमान बटे उसका आयतन, ये घनत्व का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या मतलब है? द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक, इसको परिभाषा में हो सकते हैं, एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। मतलब कि इतना ही आयतन मैंने एक वस्तु का लिया, इतना ही आयतन मैंने दूसरी वस्तु का लिया, जो ज़्यादा भारी है उसका घनत्व ज़्यादा है। भाई सेम अगर मैं आयतन ले रहा हूँ, मतलब साइज सेम ले रहा हूँ, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका घनत्व ज़्यादा। समझ पा रहे हो? अगर मैं ये कह दूँ ये 2 गुना बड़ा, ये इतना सा है, ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, इसका वजन तो है 20 kg, इसका है 10 kg, किसका घनत्व ज़्यादा होगा? नहीं कह सकते अभी भाई, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। अगर साइज आयतन बता दूं, इसका आयतन है 4, नहीं इसका आयतन है 2, इसका आयतन है 6। अब बताओ किसका घनत्व ज़्यादा है? आयतन इसका केवल 2 है, उसका 6 है, इसका वजन 10 kg, इसका 20 kg। 10 का कैसे? हाँ, दो आयतन का द्रव्यमान 10 kg, एक आयतन का द्रव्यमान कितना होगा? 5। तो इसके में एक आयतन का द्रव्यमान 5 है, 6 का द्रव्यमान 20 kg, एक का कितना होगा? 20/6। 20/6 कितना आएगा? 3.33। तो इसका द्रव्यमान एक आयतन का द्रव्यमान 3.33 है, इसके एक आयतन का द्रव्यमान 5 है, किसका घनत्व ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है भाई। समझे? ये बड़ी भी तो है भाई। कोई चीज़ तुम बहुत बड़ी ले आओ, रुई इतनी सारी ले आओ और इतनी सी सुई दे दो, तुम क्या कहोगे? रुई का घनत्व ज़्यादा है, भारी ज़्यादा है? नहीं, बड़ी ज़्यादा भी तो ले रहे हो रुई, और सुई तो छोटी सी ले रहे हो। तो घनत्व मतलब द्रव्यमान से नहीं, आयतन भी चेक करना पड़ेगा, एकांक आयतन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। आयतन से भाग करो तब पता चलेगा, द्रव्यमान को आयतन से भाग करके पता चलेगा घनत्व किसका ज़्यादा है। समझ पाए नहीं समझ पाए? ये तो फॉर्मूला यही किया मैंने। ये द्रव्यमान था 10, ये आयतन था 2, तो 5 आ गया। 5 क्या आ गया? ये घनत्व आ गया। इसी तरीके से यहाँ द्रव्यमान इसका 20 था और आयतन 6 था, तो इसका घनत्व कितना आ गया? 3.33। सही बात है। द्रव्यमान में जब आयतन से डिवाइड दे दोगे तो घनत्व आ जाएगा भाई। द्रव्यमान मतलब भारी, कोई चीज़ कितनी भारी है, लेकिन उसमें आयतन से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके घनत्व आएगा। एकांक आयतन का द्रव्यमान निकल जाएगा। अब मैंने बहुत बार रिपीट कर दी ये वाली बात, अब इससे ज़्यादा नहीं रिपीट कर पाऊंगा। घनत्व के लिए फॉर्मूला ये है, मतलब इसका गाढ़ापन होता है। तो अगर द्रव्य का घनत्व ज़्यादा है तो वस्तु तैरेगी, और अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। सीधी सीधी बात है ये दोनों पॉइंट। इसका उल्टा, वस्तु डूबेगी कब? उसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। क्या गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हो या फिर वस्तु घनत्व ज़्यादा हो तो डूब जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये लिख लो आप। अब बच्चों ध्यान से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं। जैसे कंसेप्टम का दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो आसान है, दूसरा देखो उसमें क्या कह रहा है ये। एक कोई वस्तु है, 200 न्यूटन के बल से, 200 न्यूटन का बल इस पर लगाया जा रहा है, और ये क्या कर रही है? एक नियत वेग से चल रही है। वेग नहीं बदल रहा, वेग नहीं बदल रहा। अगर वेग नहीं बदला, नियत वेग से चल रही है ये, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे मान लो इस पर कोई बल, ऐसे मान लो इस पर कोई बली कार्य नहीं कर रहा। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु भ्रामवस्था में तो भ्रामवस्था में रहेगी, और एक समान वेग से चल रही है तो उसी वेग से चलती रहेगी। अगर ये एक समान वेग से चल रही है वस्तु, मान लो बल नहीं लग रहा 200 न्यूटन का, अगर एक समान वेग से चल रही है तो चलती रही एक समान वेग से। लेकिन एक समान वेग से चल रही है और बल लग रहा है तब भी, इसका मतलब ये मान लो कि इसमें बल लग ही नहीं रहा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, तभी समझ आएगी।
मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें बल तो लग रहा है लेकिन बल कार्य नहीं कर रहा। कार्य क्यों नहीं कर रहा? नियत वेग से चल रही है, वेग नहीं बदल रहा। भाई बल अगर लग रहा है तो उसका त्वरण बढ़ना चाहिए। अगर किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो तो इसका त्वरण बढ़ना चाहिए, त्वरण या फिर त्वरण कैसे तो होना चाहिए, वेग बढ़ना चाहिए। अगर बल लगा रहे हैं तो उसका वेग बढ़ना चाहिए, इसमें त्वरण होना चाहिए। लेकिन अगर इसका वेग नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब जितना बल इधर कार्य कर रहा है ना, उतना ही बल इसमें पीछे की तरफ भी कार्य कर रहा है, इसलिए इसका वेग नियत है और वेग बढ़ नहीं रहा है। और पीछे की तरफ कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। जब किसी वस्तु को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है तो इसमें पीछे की तरफ एक घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण कोई वस्तु रुक जाती है। आप किसी वस्तु को डरका रहे हो तो वो थोड़ी बहुत जाके आगे रुक जाती है, नहीं रुक जाती, क्यों? क्यों घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, 200 न्यूटन का बल इधर लगा रहे थे तो 200 न्यूटन का ही घर्षण बल कार्य कर रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जरूरी नहीं है, मेरी बात समझो ध्यान से। इस केस में मान लो आपने एक्सेलरेटर दे रखा है बाइक का, आपकी स्पीड 60 है, वो 60 पे ही चल रही है। आपने एक्सेलरेटर तो दे रखा है, बल तो आप लगा रहे हो, लेकिन स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही? बल लगाने पर भी 60 की 60 ही क्यों रह रही है? बढ़नी चाहिए भाई, आप बल लगा रहे हो तो स्पीड बढ़नी चाहिए। लेकिन क्यों? उस टाइम क्या है, जितनी आपने एक्सेलरेटर दे रखा है ना, जितना फ्यूल दे रहे हो, उस टाइम पे जितना बल लगा रहे हो उतना ही घर्षण बल भी कार्य कर रहा है। आपकी स्पीड बढ़ नहीं रही, 60 की 60 है। इसका मतलब अगर आप मान लो 1000 न्यूटन का बल लगा रहे हो तो 1000 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है उस टाइम पर। लेकिन आपने कहा कि नहीं, स्पीड बढ़ानी है, 70 करनी है, तो थोड़ा और एक्सेलरेटर दोगे। घर्षण बल तो 1000 ही काम कर रहा था, आपने थोड़ा और एक्सेलरेटर दिया इसको, आपने कर दिया बल कितना लगा दिया? 1500 न्यूटन का। तो अब एक्चुअल में 500 न्यूटन का एक्स्ट्रा बल लग रहा है इसकी तरफ, आगे की तरफ, तब उसकी स्पीड बढ़ेगी, तब 60-70 होगी। समझ पाए क्या कहा मैंने? अगर स्पीड उतनी ही है, स्पीड बढ़ नहीं रही, इसका मतलब जितना आप बल लगा रहे हो उतना ही घर्षण काम कर रहा है। हाँ, घर्षण क्यों बढ़ेगा? घर्षण तो फिक्स है ना। हाँ, वो तो तुमने एक्सीलेटर बढ़ा दिया, तुमने ज़्यादा वो कर दिया, तेज हो गया, घर्षण तो उतना ही रहेगा ना। घर्षण का मतलब क्या है? घर्षण का मतलब है जितना वस्तु कांटेक्ट में है ना धरती के, और जितनी खुरदरी हैं दोनों, घर्षण किस चीज़ पे निर्भर करेगा? एक तो कितना कांटेक्ट में वस्तु, अगर वस्तु इतनी सी कांटेक्ट में तो घर्षण कम काम करेगा, ज़्यादा कांटेक्ट में घर्षण ज़्यादा काम करेगा। अगर धरती या फिर जो ऑब्जेक्ट रखा है, चलाया जा रहा है, उसकी खुरदरा है तो घर्षण ज़्यादा काम करेगा। समझ रहे हो ना? मतलब अगर आप जैसे आपके घर मान लो पत्थर पड़े हुए हैं, टाइल बिछी हुई, उस पर कोई वस्तु ढरका दोगे तो बहुत आगे तक जाएगी, और वहीं अगर मिट्टी विट्टी पड़ी हुई है उस पर करोगे तो रुक जाएगी जल्दी। तो घर्षण कम काम करता है, चिकने पे घर्षण कम काम करता है। समझ गए? और दूसरी चीज़ इस पर निर्भर करेगा। तो बाइक अगर चला रहे हो तो घर्षण तो उतना ही है, आगे बाइक के पहिए जितने चौड़े उतने ही चौड़े रहेंगे, वो तो कम ज़्यादा होंगे नहीं। रोड अगर वही है तो घर्षण उतना ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना, चाहे स्पीड कम हो चाहे ज़्यादा हो। अब आपके ऊपर है कि आप बल कितना दे रहे हो चलाने के लिए। अगर बल आपने कम दिया, घर्षण ज़्यादा हुआ, तो अपने आप रुकती चली जाएगी। समझ रहे हो ना? मतलब कि आपने क्या किया, थोड़ा सा एक्सीलेटर दे रखा है, उतने एक्सीलेटर में केवल 800 न्यूटन का ही बल लग पा रहा है, ठीक है, घर्षण लेकिन 1000 का, तो वस्तु धीमे धीमे करके रुकती चली जाएगी। अब घर्षण अगर 1000 का है, आपने इतना उसको एक्सीलेटर दे दिया कि 1000 का ही लग रहा है, तो चलती तो रहेगी लेकिन नियत वेग से। आपने अगर ज़्यादा बल लगा दिया तो फिर गति वेग बढ़ता चला जाएगा। नियत वेग ना दिया होता, अगर वो ये कहता कि वस्तु त्वरित है, तो फिर हम घर्षण नहीं बता पाते। हम घर्षण नहीं बता पाते, क्यों? क्योंकि 200 न्यूटन का बल लग रहा था इधर। अगर त्वरण में है तो पता नहीं घर्षण कितना लग रहा होगा, हमें नहीं पता, हमको नहीं पता, ठीक है, बात समझ आएगी नहीं? अगर त्वरण दे देता इतना त्वरण है, फिर बता सकते थे कितना घर्षण है। पूछो कैसे? आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, न्यूटन का सेकंड F बराबर ma, ठीक है। द्रव्यमान वस्तु का देता वो त्वरण आपको दे, मैं कह रहा हूँ त्वरण उसने दे रखा है, त्वरण कितना है, मतलब वेग बढ़ रहा है, त्वरण दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, तो आप बल निकाल सकते हो इस पर कितना बल कार्य कर रहा है इधर। समझ रहे हो ना? मान लो लगा तो आप 500 कर रहे हो, लेकिन इस फॉर्मूले से निकल के आया वो 300 ही निकल के आया। इसका मतलब 200 किधर काम, घर्षण में काम कर रहा है। लगा 500 रहे हो, लेकिन फॉर्मूले से 300 निकल के आ रहा है, इसका 200 कहाँ गया, घर्षण काम कर रहा है। हैं? समझ पाएंगे नहीं? बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया ये वाला सवाल। दूसरा सवाल था ये, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बच्चों, आंसर तुम बता रहे हो तो गलत दे रखा होगा, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सीधा है। द्रव्यमान m कितना दे रखा है वस्तु का, 1200।
प्रारंभ में चाल कितनी है उसकी? 90 किलोमीटर पर आवर। v कितना दे रखा है? v 18 किलोमीटर पर आवर। टाइम, ये u से v कितने समय में हो गई? समय बराबर 4 सेकंड। और भी कुछ दे रखा है? त्वरण पूछा है और संवेग। संवेग परिवर्तन, परिवर्तन पूछा, दोनों परिवर्तन। संवेग में कितना परिवर्तन आया और त्वरण पूछ रहा है। त्वरण निकालने का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए आपको, v माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। तो इसमें क्या होगा? अंतिम वेग 18 है, प्रारंभिक 90 है, समय 4 सेकंड है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में है। तो क्या करोगे आप? आंसर किस में? त्वरण का मीटर पर सेकंड में। तो आप पहले मीटर पर सेकंड में बदलो दोनों को। कैसे, कितनी गुणा करनी पड़ेगी? 5/18, इसमें भी और इसमें भी। कितने? 5 बार 5 25, 5 बार है, नीचे 18 था, 18 था ना, 1 5। तो कितना परिवर्तन हुआ वेग में? 5 माइनस 25, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय 4। कितना आया ये? माइनस का 20 डिवाइड बाई 4, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आया है आपका त्वरण। सही आया है? अच्छा चलो ठीक है। तो माइनस में आया वैसे, लेकिन उसमें माइनस नहीं दे रहे। हाँ क्या समझ में आया कि नहीं? त्वरण का फॉर्मूला पता है कि नहीं? पहले ही बताया मैंने, v माइनस यू अपॉन टी, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय। संवेग और पूछ रहा है, संवेग में कितना परिवर्तन आया? संवेग में परिवर्तन डेल्टा v लिखा जाता है इसको। p मतलब संवेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन। अंतिम संवेग कितना है? बाद में संवेग है m इंटू वी। कितना? m इंटू, और प्रारंभ में कितना था? m इंटू यू। ये परिवर्तन है, ये अंतिम, ये प्रारंभिक संवेग। m तो कॉमन ले लूं, v माइनस यू बचेगा। m कितना है? 1200। u कितना? v कितना है? 5, और u कितना है? 25। 20 आएगा ये। 20 का 12 में गुणा होगी 24, 20 आएगा ना, 3 जीरो लग जाएंगे, इतना आ गया। इसका वो कितना होगा? मात्रक हाँ माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक क्या आएगा? मात्रक m के लिए किलो और वेग के लिए मीटर पर सेकंड माइनस, ये इसका हो जाएगा मात्रक। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ये बिल्कुल सभी को? नहीं? अरे यार गुणा करनी पड़ेगी। 20 आया ये, 20 की गुणा करो 1200 में, 12 दूनी 24, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माइनस वैसे देना चाहिए था। परिवर्तन पूछा है इसने, इसलिए परिवर्तन पूछा था, तो इसलिए इसने माइनस कंसीडर नहीं किया। ठीक है, त्वरण में लेकिन देना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसने बोला त्वरण है, जबकि वो मंदन हो रहा है उसमें, तो उसमें माइनस देना चाहिए था। संवेग में तो कोई दिक्कत नहीं, संवेग परिवर्तन पूछा है, यहाँ माइनस होना चाहिए था। बस तो बच्चों देखो, जो संवेग है इसको बल के टर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे होता क्या है, आपको एक बात तो पता है, क्या पता है? अगर प्रारंभिक वेग 0 हो, प्रारंभिक वेग, तो ये वाली चीज़ तो आएगी नहीं। F बराबर मैंने क्या बताया था? F इक्वल टू एम ए तो बाद में बताया, उससे पहले बताया mv माइनस mu अपॉन टी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनना, ये है संवेग परिवर्तन। ठीक है, क्या है? संवेग को p से डिनोट करते हैं, परिवर्तन को डेल्टा p से करेंगे, तो फिर समझ पा रहे हो? डेल्टा मतलब संवेग परिवर्तन। तो ये वाली चीज़ वो है, संवेग परिवर्तन ही तो है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ F बराबर संवेग परिवर्तन अपॉन टी। टी को इधर ले आओ, तो संवेग परिवर्तन P बराबर कितना हो जाएगा? F इंटू टी। तो एक फॉर्मूला भी ये ध्यान रखना, इस अकॉर्डिंग मात्रक क्या बन जाएगा संवेग का? इसके अनुसार क्या बन जाएगा? ये दिख रहा है उसमें, देखना। हाँ, मेरा चेहरा भी दिख रहा होगा आधा। हाँ
न्यूटन प्रति नहीं, गुणा में है। प्रति तो जब जब नीचे होता है। तो क्या बल का मात्रक न्यूटन, टी का मात्रक सेकंड। तो एक नया मात्रक और बन जाएगा संवेग का, माइनस नहीं है ये, एन इंटू एस, समझ गए। तो ये मात्रक भी आपको पूछा जा सकता है इस तरीके, माइनस नहीं है यार, गुणा में है ये चीज भाई, ये दोनों गुणा में है ना। ये ऐसे डैश करके लिख देते हैं बीच में, एन डैश एस, समझ गए, पॉइंट लगा सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए ये वाली बात भी आप। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, 9 पूछ रहे हैं। 9 पूछा था, कौन सा, 5वां। 9 बता रहा हूँ मैं, पहले 9 देख लो पहले। मैंने 5वां क्या है, ये तो ऐसा ही है न्यूमेरिकल ये। अच्छा मैं सीधे, चलो पहले 9वां ही करवा दे रहा हूँ, बीच में एक आध दो न्यूमेरिकल और भी रह गए। वैसे यहाँ से मैं संवेग संरक्षण का नियम बता दूंगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, एक बंदूक है, सही है, एक बंदूक है, इससे गोली निकलेगी, ठीक है। अब होगा क्या, जब गोली चलेगी तो बंदूक पीछे हटेगी। कौन सा न्यूटन का नियम है, हाँ, न्यूटन का तीसरा नियम है ये। और ये संवेग संरक्षण का नियम भी है। कैसे समझते हैं, संवेग संरक्षण का नियम क्या बताया मैंने, ज़्यादा कुछ बताया नहीं था संवेग संरक्षण के नियम में, तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये संवेग संरक्षण का नियम कैसे लगेगा, अब ये दोनों चीज़ रुकी हुई हैं, अभी ये दोनों चीज़ रुकी हुई हैं। जब ये गोली इसमें से चलेगी, जितना अभी जब दोनों चीज़ रुकी हुई हैं तो संवेग 0 है भाई। जब बंदूक के अंदर गोली है तो संवेग है कुछ यहाँ पर, वेग नहीं है तो संवेग भी नहीं है, कोई संवेग नहीं है, वेग क्योंकि 0 है, सब रुकी हुई है। जैसी गोली इधर निकली, गोली का जब गोली बाहर निकल गई तो गोली का संवेग होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, बहुत तेज गति से जा रही है तो इसका संवेग होगा। ये संवेग जब इस तरफ होगा तो टोटल संवेग 0 होना चाहिए, क्योंकि पहले भी 0 ही था। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है। तो जितना पहले उतना ही बाद में रहेगा। तो पहले संवेग 0 था, अभी भी संवेग 0 होना चाहिए। कैसे 0 होगा, क्योंकि इधर अगर गोली गई है, जितने संवेग से इधर गई ना, उतने ही संवेग से बंदूक पीछे हटेगी। जितने संवेग से गोली आगे गई है ना, उतनी गति नहीं, उतनी ही संवेग से वस्तु पीछे की ओर हटेगी। हाँ कल बताया नहीं था, अभी सब दोबारा समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनना। कल पूरा समझाया था वो मोटे पतले से संवेग। अच्छा नहीं, अच्छा तो ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात को, तो बहुत ध्यान से सुनना। अब गोली का वजन क्या है, गोली दे रखी है 0.1 kg की। गोली कितने की है, बंदूक कितने की है, 5 kg की। 5 किलो की बंदूक ज़्यादा बड़ी नहीं, राइफल होगी। हाँ तो 5 ही तो हो गया। अब कितनी स्पीड से गई है, ये जो गोली गई कितनी स्पीड से, गोली की स्पीड है 250 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से, इस वेग से गोली गई, तो इतनी वेग से बंदूक पीछे हटेगी कि नहीं, इतनी वेग से नहीं, जिस संवेग से गई उतनी संवेग से। तो देखते हैं दोनों का संवेग बराबर होगा तो क्या होगा, इसमें बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। क्यों, क्योंकि दोनों का संवेग बराबर होना चाहिए, क्योंकि शून्य हो जाएगा, ये प्लस में उतना ही ये माइनस में। डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैसे तो और भी तरीके थे लिखने के। गोली का संवेग, तो बंदूक का संवेग कितना है, बंदूक का है द्रव्यमान इंटू वेग। बंदूक का द्रव्यमान m, किसका, बंदूक, ठीक है, गन, द्रव्य m गन, वेलोसिटी गन, बराबर गोली द्रव्यमान बुलेट इंटू वेग बुलेट। सही है। तो इसका द्रव्यमान 5 का है, इसका वेग मुझे पता नहीं है, इसका द्रव्यमान 0.1 का है, इसका वेग मुझे पता है 250। सही बात है, ठीक है।
5 से 250 काट दो 50 बार, सही बात है। 50 की गुणा कर दो 1.1 में कितना आएगा, 5 आएगा, हाँ या ना भाई। 50 का 0.1 में गुणा करो कितना आएगा, 5। पॉइंट से 0 हट जाएगी, कितना आया, मीटर पर सेकंड। तो बंदूक किस वेग से पीछे जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से बंदूक पीछे जाएगी, जिसको कि आपको रोकना पड़ेगा चलाने वाले को। हाँ 250 तो गोली का वेग दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ा तुमने, क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले, कहाँ है ना कहाँ है। समझ गए इस सवाल को या नहीं, 100% क्लियर है ये। तो ये संवेग संरक्षण का नियम बता रहा है, संवेग संरक्षण जितना संवेग इधर उतना ही संवेग इधर, ठीक है। आप जो कह रहे थे जेट विमान वाला, वो भी संवेग संरक्षण के नियम पे काम कर रहा है। जेट विमान से क्या निकलता है, फ्यूल। जेट विमान से क्या निकलता है, फ्यूल पीछे की तरफ निकलता है, तो जेट विमान आगे की तरफ बढ़ता है क्या नहीं। तो जितना फ्यूल का संवेग इधर है, उतना ही जेट विमान का संवेग आगे की तरफ होता है या ना, ठीक है। मतलब संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन का तीसरा नियम लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम में सिर्फ इतना बताया कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण में क्या बताया, जितना संवेग संरक्षित रहेगा, अगर आगे पीछे की बात भी करें तो जितना संवेग आगे उतना ही पीछे रहेगा, अगर संतुलित रखना है तो। बाकी संवेग संरक्षण और भी तरीके से समझा जा सकता है, जैसे कि मैंने कल बताया था, बाकी देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो। हाँ बच्चों देखो ध्यान से एक बात समझना, यहाँ पर हुआ क्या है, आंसर में माइनस में आ रहा है 5, ठीक है। क्यों आ रहा है माइनस में, क्योंकि अगर ये प्लस में है तो इधर वाला माइनस में होगा, सही है ना, इधर वाला माइनस में होगा। कायदे में देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, मैंने आपको उससे भी समझा ही देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आएगा तब भी समझा दूंगा। कायदे में होता क्या है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग मतलब m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, सही है। बंदूक ये m1 वाला बंदूक के लिए, m2 वाला गोली के लिए है, ठीक है। ऐसे ये m1 बंदूक, चाहो तो G और B लिख लो, G मतलब गन और B मतलब बुलेट, ठीक है। प्रारंभ में इसका वेग कितना था बंदूक का, 0। प्रारंभ में बंदूक का वेग कितना था, 0। गोली का वेग भी कितना था, 0। बाद में बंदूक का द्रव्यमान तो कितना है, 5, और बंदूक का वेग हमको पता नहीं, v रहने दो v1, और गोली का वेग कितना, द्रव्यमान कितना है 0.1, और गोली का वो कितना है वेग 250, सही है ना। ये 0 0 सब हटा दो, ये कितना आया 5 v1, ये कितना हो गया 250 का 0.1 में गुणा करोगे तो 25, सही है। 25 को इधर ले आओ, माइनस का 25, 5 v1, 5 से कट जाएगा 5 बार, तो -5 क्या v1 की वैल्यू, तो v1 क्या निकलेगा -5, समझ पाए। तो एक्चुअल में संवेग संरक्षण का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, ठीक है ना, इसके अनुसार निकालेंगे। क्या ये भी समझ आया आपको, हाँ। यहाँ तो शॉर्ट में मैं कह नहीं रहा था, मैंने डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट क्या कर दिया है, इसका संवेग बराबर इसका संवेग, क्योंकि बराबर में स्टार्टिंग में दोनों 0 पे थे। अब ये भी, ये इस तरीके से भी कर सकते हो, ये प्रारंभिक संवेग 0 था, अंतिम संवेग भी 0 ही रहेगा, जितना इसका प्लस में उतना ही उसका माइनस में। तो आंसर इसमें प्लस में भी दे रखा है ऑप्शन में, ये 0। स्टार्टिंग में दोनों ही रुकी हुई थी, बंदूक भी रुकी हुई थी, गोली भी रुकी हुई थी, कोई नहीं चल रहा था। तो गोली चली तब गोली आगे चली, बंदूक पीछे चली, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दोनों ही 0 पे थे, समझ गए। ये हमने जो किया है वो सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। बाकी अगर आप 0 1 लिखोगे यहाँ पर तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। यहाँ पर 0 1 लिख लो, 0 1 लिखोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 आएगा तो आंसर कितना 0.5 आएगा, समझ गए। यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग। वो तो हमने 0.1 लिया था, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर था। अगर 0.01 होगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बदल जाएगा। उसमें कंसेप्ट सीख गए ना आप, सवाल से मतलब नहीं है।